कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे और अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ बेचते थे। गांव में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लोग चाय की टपरी पर बैठकर बातें करते थे, खेतों में काम करते थे और घर में आराम से खाना खाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब तेज हवाओं ने गांव की दिशा ही बदल दी। गांव में काले बादल छा गए। लोग टीवी पर न्यूज देखने लगे, जहां कहा जा रहा था, कोई भी घर से बाहर ना निकले, बहुत ही भयंकर बारिश आने वाली है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर में ही रहें और घर से ही काम करें। पूरे गांव का माहौल एक बार में ही बदल गया। खेत बर्बाद हो गए, चाय की दुकानें बंद हो गईं और गांव खाली खाली सा हो गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुनो गीता, अब हम क्या करेंगे? गांव में इतना तमाशा हो रहा है, ना तो हम गांव के बाहर जा सकते हैं और ना ही गांव में खेती कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में सारा राशन भी खत्म हो जाएगा। देखो, आप इतनी चिंता मत करो, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, देखना ये बारिश बंद हो जाएगी। हाँ, दुआ तो यही है कि बारिश बंद हो जाए, वरना पता नहीं इस गांव का क्या हाल होगा। अब तो बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। देखो क्या होता है। अब देखते ही देखते कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। बारिश कम हो जाती है पर रुकती नहीं। आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ था। गांव वाले सब सरपंच के यहाँ आते हैं, क्योंकि आज कोई न कोई हल निकलने वाला था। आप सबको तो पता ही है कि गांव में बाढ़ से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का आना जाना बंद है, काम बंद है और अब तो घर का बचा खुचा राशन भी खत्म हो रहा है। हाँ सरपंच जी, आपको कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे और सालों से जितने पैसे जमा किए थे वे भी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इसीलिए तो आज तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। देखो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि बाढ़ अब काफी कम हो चुकी है। सब अपने अपने काम शुरू कर दो। बाढ़ से डरकर अब नहीं रह सकते। हम काम शुरू कर देंगे तो वापस से सब ठीक हो जाएगा। पर सरपंच जी, हमारा क्या, हम खेती करने वाले लोग हैं। मैं तो बिहारी बस खेती ही जानता हूँ। हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए मैंने एक और काम सोचा है। मेरे पास 2 ढाबे हैं, तुम दोनों वो ढाबा चलाओगे और पैसे कमाओगे। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सरपंच जी, मुझे मंजूर है। हाँ सरपंच जी, मुझे भी मंजूर है। अब सब वहाँ से चले जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जगह जगह सभी लोग कोई ना कोई काम करने लगे थे। बिहारी ने अपने ढाबे में मटन बेचना शुरू कर दिया था और आशीष ने भी अपने ढाबे पर मटन बेचना शुरू कर दिया था। लोग सबसे पहले बिहारी के यहाँ मटन खाने जाते थे, क्योंकि रास्ते में सबसे पहले वही ढाबा आता था। बिहारी भैया, लाओ 2 प्लेट मटन चावल लगा दो। इतनी बाढ़ में गर्मा गर्म मटन चावल खा लेंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, अभी देता हूँ, बस 200 रुपए प्लेट है। बिहारी भैया, 200 रुपए प्लेट? इतना महंगा मटन? इतना महंगा तो मटन भी नहीं आता। आप हमारी मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे हो? देखो, ज्यादा मत बोलो। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ ऐसा तुम्हें कहाँ से लगता है? एक तो मैं इतनी बाढ़ में तुम्हें मटन खिला रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे नाटक दिखा रहे हो। खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ, भिखारी लोग। दोस्त, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने तो तुम्हें रास्ते में ही कहा था कि आशीष के ढाबे पर चलते हैं। ये बिहारी बड़ा हरामी है, इसे बस पैसों से मतलब है और लोगों से बात करना भी नहीं आता। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जाओ भिखारियों, एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से मटन खाना है। आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। दोनों लोग थोड़ा आगे जाते हैं और फिर आशीष के ढाबे पर आते हैं। आओ आओ भैया, हमारे ढाबे पर आओ, मटन खाओ और पेट भर कर जाओ। सस्ते में खाओगे, पेट भर कर जाओगे और फिर दोबारा यहीं आओगे। आशीष भैया, हम तुम्हारे यहाँ मटन ही खाने आए हैं। गांव में बारिश के चलते सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, एक तुम्हारी और एक बिहारी की। यार, वो तो मटन बहुत महंगा देता है, इसलिए तुम ही हमें मटन चावल दे दो। तभी आशीष दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग सस्ते में मटन चावल खाकर पेट भरते हैं और कहते हैं, आशीष भैया, तुम अपना मटन इतना सस्ता क्यों बेचते हो? बिहारी तो इसे इतना महंगा बेचता है। भैया, बारिश में बकरे वाला भी मटन सस्ते में बेच रहा है, इसीलिए मैं भी सस्ते में बेच रहा हूँ। बिहारी को तो सिर्फ मुनाफा चाहिए, लेकिन मुझे मुनाफे से ज्यादा लोगों की चिंता है, इसीलिए मैं ज्यादा मुनाफे के पीछे नहीं पड़ता और बस लोगों की सेवा पर ध्यान दे रहा हूँ। आशीष भैया, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। भगवान करे तुम्हारा ढाबा हमेशा ऐसे ही चलता रहे और जल्दी हमारे गांव की ये बारिश खत्म हो जाए, ताकि सब लोग अपना अपना काम शुरू कर सके। तभी दोनों वहाँ से इतना कहकर चले जाते हैं। देखते ही देखते और भी लोग आशीष के ढाबे पर खाने आने लगते हैं। आशीष का ढाबा खूब फलने फूलने लगा था। बिहारी के ढाबे के सामने से लोग जा रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ रुक नहीं रहा था। तभी बिहारी सोचता है
चलो मैं एक बार पता करता हूँ। बिहारी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वो भी आशीष के ढाबे पर पहुंच जाता है। वो खड़े होकर देखता है कि आशीष के ढाबे पर तो खूब लोग खाना खा रहे हैं। ये देखकर वो आशीष के पास जाता है और कहता है, क्या बे, 2 कौड़ी के आदमी, तेरी वजह से मेरा ढाबा एकदम से बंद हो गया है। सरपंच ने हम दोनों से कहा था कि हम दोनों ढाबा लगाएंगे और दोनों मुनाफा कमाएंगे, पर यहाँ तो सिर्फ तू ही मुनाफा कमा रहा है। तो बिहारी भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम अपना मटन इतना महंगा बेचोगे तो भला तुम्हारे यहाँ कौन खाने आएगा? मैं मटन महंगा नहीं बेचूंगा तो भला मैं क्या कमाऊंगा? मुझे तो लगता है कि तू कहीं से सड़ा हुआ मटन खरीद कर लाता है, इसलिए तुझे वो इतना सस्ता पड़ता है और तू उसे सस्ते में बेचता है। यही बात है ना? बिहारी भैया, लगता है तुम्हारी उम्र हो चली है। तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। तुम जहाँ से मटन लेते हो मैं भी वहीं से मटन लेता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा मुनाफा कमाना है, इसीलिए तुम महंगा बेचते हो। मुझे पागल मत बनाओ। ठीक है बेटा, ठीक है, बिहारी से पंगा लिया है ना, अब तू देख कैसे एक बिहारी पड़ता है तेरे पर भारी। सभी के सामने बिहारी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो एक ही बात सोचने लगता है कि अब करे तो करे क्या। वो काफी देर तक सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बारिश में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक बाबा के पास पहुंचता है। बाबा पेड़ के नीचे छाता लगाकर तपस्या कर रहे थे। तभी बिहारी वहां आगे बढ़कर कहता है, ओ छतरी वाले ढोंगी बाबा, जरा अपनी आंखें खोलिए और देखिए, बिहारी द डॉन आया है। मेरी बात सुनिए और मेरी इच्छा पूरी कीजिए। क्या हुआ बेटा बिहारी, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? अब बता, तुझे क्या काम है? तूने मेरी तपस्या तो भंग कर ही दी है। अरे छतरी वाले ढोंगी बाबा, ये तपस्या का ढोंग मेरे सामने मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिहारी, बता तुझे क्या काम है, मेरा काम हो जाएगा। जैसे तुम अभी बाबा बनने का नाटक कर रहे हो, बस यही नाटक तुम्हें गांव में जाकर करना है और तुम्हें कुछ कुछ बातें कहनी है जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तब बिहारी उसे सारी बातें समझा देता है कि उसे गांव में जाकर क्या कहना है और कैसे लोगों को अपनी झांसे में फंसाना है। ठीक है बिहारी, मैं समझ गया, तेरा काम हो जाएगा। तभी अगले दिन बाबा गांव के लोगों को और सरपंच को बुलाता है। सबके इकट्ठा होने पर वो सबसे एक ही बात कहता है, बजेगा डमरू, नाचेगा मंगरू, छन छन छनकेगा पैरों का घुंघरू। चाहते हो बारिश बंद करना तो मेरी है एक गुजारिश, सूरज को बुलाओ यार, अब खत्म करो ये बारिश, वरना मंगरू थकेगा और डमरू टूटेगा, फिर मत कहना कि हमसे की नहीं थी सिफारिश। क्या हुआ बाबा, आज आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात हो गई बाबा? सरपंच, तुझे अपने गांव वालों की चिंता नहीं है क्या? तुझे नहीं होगी, लेकिन मुझे इस गांव की बहुत चिंता है, इसलिए मैंने तुझे और गांव वालों को यहाँ बुलाया है। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बाबा जी, कैसी बात? बाबा जी बताइए। बाबा जी, ये बारिश कोई आम बारिश नहीं है, ये भयानक और खौफनाक बारिश है। ये बारिश तुम लोगों को सजा देने आई है और ये तभी जाएगी जब इसे महसूस होगा कि तुम सब सुधर गए हो। बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा खुलकर बताइए, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो ये बारिश हमें सजा दे रही है? बेटा, ये बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि तुम लोगों ने वातावरण का सत्यानाश कर दिया है। पेड़ तो काटते ही थे, तुमने जानवरों को भी काटकर खाना शुरू कर दिया है। अगर तुम चिकन, मटन और ये सब खाना बंद नहीं करोगे तो ये बारिश कभी नहीं बंद होगी। मतलब बाबा जी, आप कहना चाहते हैं कि अगर हम मटन और चिकन खाना बंद कर दें तो ये बारिश बंद हो जाएगी? बिल्कुल बेटा, अभी भी समय है। तुम गांव वालों को सब बता दो कि आज से और अभी से चिकन मटन खाना बंद कर दे, वरना ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर सरपंच खड़ा होकर बोलता है, तुम सबने बाबा की बात सुन ली है, तो आज से मैं तुम सबको यही कहता हूँ, अगर हमारे गांव को बचाना है तो कोई भी मटन वटन नहीं खाएगा। समझ गए ना सब लोग? अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आशीष ढाबे पर था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। वो ढाबे पर इंतजार कर रहा था कि गांव वाले आएंगे और मटन खाएंगे, पर कोई भी नहीं आ रहा था। तभी उसके ढाबे के सामने से गांव की एक महिला जा रही थी। तभी वो उसे बुलाता है, सुनो दीदी, क्या जरा यहाँ आओगी? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो आशीष, तुम्हें क्या काम है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? दीदी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको पता है सारे गांव वाले कहाँ चले गए? मैं सुबह से ढाबे पर इंतजार कर रहा हूँ, पर कोई मेरे यहाँ आने को तैयार ही नहीं है।
लगता है तुम्हें नहीं पता, आज सुबह सुबह गांव में एक बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि अगर गांव में इस बारिश का कहर रोकना है तो सब लोगों को नॉनवेज खाना बंद करना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हारे ढाबे पर नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि सुबह से कोई मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहा, वरना तो बहुत लोग आते हैं। लगता है अब मुझे ये ढाबा बंद करके कोई और काम शुरू करना पड़ेगा। तुम भी बिहारी की तरह सैंडविच, मैगी और ये सब बेचना शुरू कर दो। बिहारी तो सैंडविच, मैगी और ये सब बेचना शुरू कर चुका है। ऐसी बात है, मुझे तो अभी अभी पता चला। रुको, मैं बिहारी के पास जाकर देख कर आता हूँ। तभी आशीष बिहारी के ढाबे पर जाता है और वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। आशीष बिहारी के ढाबे पर पहुँचता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके यहाँ खड़े होकर मैगी खा रहे हैं। ये देखकर वो बिहारी के पास जाता है और उससे कहता है, बिहारी भैया, क्या बात है? मटन बेचना बंद कर दिया और अब मैगी वगैरह बेच रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें तो अब तक पता ही चल गया होगा। गांव में बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि गांव में किसी को भी नॉनवेज नहीं खाना है और अब कोई नॉनवेज नहीं खाने वाला है, इसलिए मैंने वेज खाना बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से बाबा हैं जो इतने शक्तिशाली हैं? ये पिंटू बाबा हैं। पिंटू बाबा तालाब के पास बैठते हैं। बहुत शक्तिशाली बाबा हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। मेरा समय मत बर्बाद करो। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ घर। मेरा ढाबा अब चल नहीं रहा है, इसलिए ढाबा बंद करके घर जा रहा हूँ। जाओ जाओ, वैसे भी तुम जैसे लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये सब मेरे जैसे बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। तभी आशीष बाबा का नाम सुनकर तालाब वाले बाबा के पास जाने लगता है और तालाब वाले बाबा के पास आकर कहता है, क्या आप वही बाबा हैं जिन्होंने गांव में ये सब बताया है कि नॉनवेज नहीं खाना है? हाँ, मैं ही हूँ पिंटू बाबा। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महान बाबा हूँ। मेरे जैसा तुम्हें पूरे गांव में कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम भी मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी बात गांव तक पहुंचा दूंगा। मैं समझा नहीं, तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो? भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? और कौन सी बात तुमने पैसे लेकर गांव तक पहुंचाई है? मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल मेरे पास बिहारी आया था। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि गांव वालों से बोल देना कि कोई भी नॉनवेज ना खाए। इसलिए जैसा उसने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अच्छा, मतलब तुम एक तरह की ढोंगी बाबा हो, कोई शक्तिशाली बाबा नहीं हो। तुम पैसे लेते हो और गांव वालों के कान में अनाप शनाप बातें भर देते हो। मेरा तो काम ही यही है। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अब तुमने मुझसे सब जान लिया है तो मुझे पैसे दो और यहाँ से जाओ। मेरी तपस्या भंग मत करो। तभी आशीष उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, बिहारी चल तो बहुत ही अच्छा चलता है, लोगों की कामयाबी उससे देखी नहीं जाती, इसलिए कोई ना कोई तरकीब लगा ही लेता है। अब मुझे भी कोई तरकीब लगानी पड़ेगी ताकि बिहारी का भंडाफोड़ कर सकूं। इसका तो गेम मैं कल बजाता हूँ। तभी आशीष वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। रात भर बारिश होती है। गांव में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अगले दिन आशीष अपने ढाबे पर सोयाबीन बेचना शुरू कर देता है और वहाँ पर लिख देता है, सोयाबीन खाओ, प्रोटीन पाओ, हड्डियाँ मजबूत करके जाओ। ये देखकर गांव के पति पत्नी वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे आशीष भैया, ये तुम क्या बेच रहे हो? सोयाबीन? ये तो बड़ी मजेदार चीज बेच रहे हो। मैं बचपन में इसे खाया करता था, बड़े दिन हो गए इसे खाए हुए। इसका क्या भाव है? इसका भी भाव हमने सस्ता ही रखा है। मात्र 50 रुपए में तुम्हें एक प्लेट मिल जाएगी। पेट भी भर जाएगा और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। चलो हम 2 प्लेट ले लेते हैं। वैसे भी आज रात को मैंने खाना बनाने का कुछ सोचा नहीं है, तो हम यहीं खाकर चलते हैं। ठीक है आशीष भैया, तब हमें तुम्हारा ये सोयाबीन और चावल 2 प्लेट दे दो। तभी आशीष उन्हें सोयाबीन चावल खाने को दे देता है। दोनों लोग सोयाबीन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, आशीष भैया, ये तुम्हारा सोयाबीन तो चिकन और मटन जैसा स्वाद दे रहा है। कहीं तुमने हमें चिकन मटन तो नहीं खिला दिया? तुम्हें तो पता है हमें चिकन मटन नहीं खाना है। अरे दोस्त, तुम चिंता क्यों करते हो? मुझे भी गांव की चिंता है। मैं तुम्हें चिकन मटन नहीं खिलाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ सोयाबीन खिला रहा हूँ। बस मैंने इसमें चिकन मसाले का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें इसका स्वाद चिकन जैसा लग रहा है। आशीष भैया, ये तो एकदम कमाल का स्वाद दे रहा है। बिना चिकन खाए भी चिकन जैसा स्वाद मिल रहा है। मजा ही आ गया दोस्त। एक काम करो, 1-2 प्लेट पार्सल भी कर दो। तभी वे दोनों ये सोचकर कि ये चिकन मसाले से बना हुआ सोयाबीन है, सोयाबीन और चावल पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते चिकन जैसी खुशबू से और भी लोग वहाँ आने लगे। सभी लोग सोयाबीन चावल खाते और उन्हें खूब मजा आता। आशीष का धंधा भी बहुत अच्छे से चलने लगा। देखते ही देखते बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी।
सबसे पहले आसमान से काले बादल हट गए और आसमान साफ हो गया। बारिश फिर भी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे। एक हफ्ता बीत गया और आखिरकार बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। लोगों का गांव में घूमना फिरना शुरू हो गया। सभी ने फिर से खेती शुरू कर दी। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। एक हफ्ते बाद जब लोग आशीष के ढाबे पर सोयाबीन चावल खाने आए तो आशीष उनसे कहता है, सब लोग सोयाबीन खाना बंद करो और सबसे पहले मेरी बात सुनो। सब लोग एक लाइन में लग जाओ, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ आशीष भैया, तुम्हें क्या बात करनी है? हम इतने मजे से सोयाबीन खा रहे थे और तुमने पूरा माहौल खराब कर दिया। अभी तो माहौल और खराब होने वाला है। अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हारे सर की बत्ती गुल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ तुम्हें क्या कहना है? मुझे बस तुम लोगों से ये कहना है कि जिसको तुम अब तक सोयाबीन समझकर खा रहे थे वो असल में चिकन से बना हुआ चिकन मंचूरियन है, जिसे मैंने तुम्हें सोयाबीन के नाम पर खिलाया। आशीष भैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तुमने हमारे गांव को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तुमने हमें चिकन खिला दिया। तुम्हें पता है ना बाबा जी ने क्या कहा था? अरे भाई, तुम अभी तक बाबा जी की बातों पर विश्वास कर रहे हो? जरा आसपास का माहौल देखो। चिकन खाने के बाद भी सूरज निकला हुआ है और बारिश भी बंद हो चुकी है। अब तुम किस बात से डर रहे हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहते हो, सही सही बताओ। असल में जिस बाबा की तुम लोग बात मान रहे हो वो एक ढोंगी बाबा है, जिसे बिहारी ने पैसे दिए थे ताकि वो चिकन मटन के बारे में झूठी बातें फैलाए। ये सब झूठ था और इसी झूठ को साबित करने के लिए मैंने तुम लोगों को चिकन खिलाया। मैंने ये साबित कर दिया कि तुम लोग बिना सोचे समझे किसी की भी बात मान लेते हो। आशीष भैया, तुम्हारी बात सही है। हम मूर्ख हैं जो किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आशीष सबको समझा चुका था। अब आशीष बिहारी को समझाने के लिए बिहारी के ढाबे पर जाता है और बिहारी से कहता है, बिहारी भैया, तुम्हारा धंधा पानी तो अच्छा चल रहा है ना? अब तो बारिश भी बंद हो गई है, क्या अब भी वेज खाना ही बेच रहे हो? अब ये तो गांव वालों पर है कि उन्हें वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। वे लोग वेज खाना शुरू किए थे इसलिए तो बारिश बंद हुई है, वरना बाबा जी ने तो कहा था कि बारिश बंद नहीं होगी। बिहारी, तुम्हारा भंडाफोड़ मैंने गांव वालों के सामने कर दिया है। मैंने गांव वालों को सब साबित कर दिया है कि कैसे बाबा जी ने सबको बेवकूफ बनाया था, और ये सब करवाने के लिए तुमने ही बाबा जी को पैसे दिए थे। और तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारे पास सबूत कहां से आया? मैं उसी बाबा के पास गया था और वहीं लालची बाबा को मैंने थोड़े से पैसे दिए। उसने सारी बातें मुझे बता दी। उसके बाद गांव वालों को असलियत दिखाने के लिए मैंने पूरी बारिश के दौरान उन्हें सोयाबीन के नाम पर चिकन खिलाया और लोगों ने उसे मजे से खाया भी। फिर बारिश बंद हो गई तो मैंने सबको सच्चाई बता दी। अब मैं तुझसे बस एक ही बात कहूंगा, ये सब बदला लेना छोड़ दे। तू अपना धंधा कर, मैं अपना धंधा करता हूँ। एक दूसरे का धंधा खराब करने से किसी का भला नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है। तुम अपना धंधा करो, मैं अपना धंधा करता हूँ। आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी आशीष और बिहारी दोनों अच्छे से बात करते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। आशीष अपना धंधा अच्छे से और ईमानदारी से करने लगता है, लेकिन बिहारी, बेटा बिहारी कहते हैं, मुझे एक बिहारी सब पर भारी। तेरी वजह से मेरा नाम गांव में खराब हुआ है, इसलिए तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये ईमानदारी का धंधा मुझसे होगा नहीं। अब आने वाली वीडियो में देखना कैसे मैं तेरी बैंड बजाता हूँ।